मैं कभी गैंग के सरगना का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर आदमी था, लेकिन मेरे बॉस को डर था कि कहीं मैं उससे ज्यादा नाम और रुतबा न कमा लूं। इसलिए उसने अधिकारियों से मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया। इतना ही नहीं, मुझे पूरी तरह खत्म करने के लिए उसने जेल के अंदर ही मेरे सिर पर 3 लाख का इनाम भी रख दिया। लेकिन मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मैं सीधे अपने साथ जेल आए भाइयों को लेकर जेल के सबसे बड़े दबंग युवा यानी बूढ़े यांग के पास पहुंच गया। सुबह का वक्त था, आसमान में बस हल्की हल्की रोशनी फैली थी। बूढ़ा यांग अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में लेकर गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, उठ जा, नाश्ता करने का वक्त हो गया है। कौन? बूढ़ा यांग घबराकर एक झटके में उठ बैठा और सामने खड़े नौजवान को देखकर सन्न रह गया। उसने देखा कि मेरे हाथ में एक तेज धार वाली टूथब्रश थी और मैं उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। वहीं उसके बैरक के सारे आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांप रहे थे, क्योंकि हर एक की गर्दन पर तेज नुकीला हथियार रखा हुआ था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे बारे में सोचता फिरे। जब तुमने मेरे सिर का इनाम लिया है तो तुम्हें मारना मेरे लिए बिल्कुल सही है ना? फिर मैंने बूढ़े यांग की बाहों में पड़े लंबे बालों वाले कैदी की तरफ देखा। वह डर के मारे तुरंत कंबल में छिप गया। बूढ़े यांग ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे बॉस ने सिर्फ मुझे ही इनाम नहीं दिया, पूरी जेल के बड़े बड़े लोग ये इनाम ले चुके हैं। ये सुनते ही मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैंने उस पुराने बॉस के लिए जान तक दांव पर लगा दी थी और बदले में उसने मुझे पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, मुझे यहां से बाहर निकलना है। बूढ़ा यांग कांपते हुए बोला, अगर मेरे पास बाहर निकलने का तरीका होता तो क्या मैं अभी तक यहां सड़ रहा होता? मैंने फिर पूछा, और कौन कौन मुझे मारना चाहता है? लेकिन बूढ़ा यांग अकड़कर बोला, जेल के नियम तुम भी जानते हो। अगर मैंने दूसरों को बेच दिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, हम सब इसी दुनिया के लोग हैं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं। तभी मेरे इशारे पर मेरे भाइयों ने बिना एक पल गंवाए अपने हाथों की तेज टूथब्रश सीधे उन लोगों की गर्दन में घोंप दी। छपाक छपाक कुछ ही सेकंड में 5 लाशें जमीन पर गिर चुकी थीं। ये पांचों बूढ़े यांग के सबसे भरोसेमंद आदमी थे। मैंने ये सब सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए किया था, क्योंकि दोनों पक्षों की ताकत में बहुत फर्क था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, बुजुर्ग अब भी नहीं माने? बूढ़ा यांग गुस्से से दहाड़ा, सफेद बाघ तू मरा समझ। लेकिन अगले ही पल मैंने टूथब्रश उसकी जांघ में घोंप दी और मुस्कुराते हुए फिर पूछा, अब बोल, मानता है या नहीं? बूढ़ा यांग घाव दबाते हुए दर्द से चिल्लाया, मान गया, मैं मान गया। तेरे सिर का इनाम नहीं लूंगा, ठीक है? मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, आंखों में मजाकिया चमक थी। बुजुर्ग, मैं कूड़े के ढेर में पलकर बड़ा हुआ हूं। बचपन से जानता हूं कि अगर खुद को पिटने से बचाना है तो लोगों को तुमसे डरना चाहिए। अब चैन से मरना। तभी 7-8 लड़के एक साथ टूट पड़े और हथियार उठाकर बूढ़े यांग पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। बूढ़ा यांग चीखा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं मिस्टर ली का आदमी हूं, पूरी जेल उन्हीं की है। मैं हंस पड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किसका आदमी है, आज मुझे तेरे सिर की जरूरत है, मार डालो। बूढ़े यांग की आंखें फटी रह गईं। उसका कंबल पूरी तरह खून से लाल हो चुका था। मरते वक्त तक उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में उसे मार दूंगा। लेकिन जब हम वापस अपनी बैरक में पहुंचे तो एक आदमी तुरंत खबर लेकर आया, भाई टाइगर, अभी अभी खबर मिली है कि लाओ शे ने तेरे सिर का इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इस तबाह हो चुकी दुनिया में 3000 में एक बीवी खरीदी जा सकती थी और आम आदमी की महीने की तनख्वाह सिर्फ कुछ 100 थी। जेल के उन खूंखार अपराधियों के लिए 5 लाख का मतलब था कि उनका परिवार पूरी जिंदगी आराम से खा सकता था। लाओ शे सच में मेरे जिंदा रहने से डर गया था। उसे तो मेरे फांसी पर चढ़ने का भी इंतजार नहीं था। तभी एक गंजा लड़का घबराकर बोला, भाई टाइगर, बुरी खबर है, मिस्टर ली ने आदेश दे दिया है कि आज हर हाल में तुम्हें मारना है। पूरी जेल के सारे सरगना अपने लोगों को लेकर यहां आ रहे हैं। उसकी बात खत्म होते ही नीचे से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। मैंने झांक कर देखा, मैदान में सैकड़ों लोग हथियार लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। रोज गश्त लगाने वाले जेलर और गार्ड न जाने कब के गायब हो चुके थे। तभी दरवाजे पर मेरे भाइयों की दहाड़ सुनाई दी, क्या कर रहे हो?
सब पीछे हटो, लड़ाई शुरू करनी है क्या? लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बाहर का गलियारा लोगों से पूरी तरह भर चुका था और मेरे लोग भी धक्के खाते हुए कमरे के अंदर आने को मजबूर हो गए। सामने खड़ा विशालकाय आदमी लोहे की सलाखों के उस पार से मुझे देखकर हंसते हुए बोला, लड़के, तूने तो सच में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मैं भी हंस पड़ा। तो क्या हुआ? अगर मैं बूढ़े यांग को नहीं मारता तो क्या तुम लोग मुझे छोड़ देते? वह आदमी चिल्लाया। बूढ़े यांग पर हाथ उठाने से पहले पता तो कर लेता, हम सब मिस्टर ली के आदमी हैं। मैंने तिरस्कार से कहा, मुझे किसी मिस्टर विस्टर से कोई मतलब नहीं। अगर मुझ पर हाथ उठाना है तो पहले सोच लो कि मेरी बदले की आग झेल पाओगे या नहीं। 1 महीने बाद वैसे भी मुझे गोली मार दी जाएगी और तुम लोग अभी भी मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर मैं मुड़ा और अपने आदमी से लोहे की चादर घिसकर बनाई गई छुरी लेकर हाथ में पकड़ ली। सामने वालों की संख्या भले ही ज्यादा थी, लेकिन हमारी बैरक का दरवाजा इतना छोटा था कि एक बार में सिर्फ एक आदमी ही अंदर घुस सकता था। सामने वालों को अंदर घुसने के लिए कुछ लोगों की जान तो देनी ही पड़ती, और सामने खड़े उस सरदार ने भी मेरी मंशा समझ ली और दरवाजे पर ही खड़ा रहा। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। दोनों पक्ष काफी देर तक आमने सामने डटे रहे। तभी गलियारे के आखिर से किसी के खांसने की आवाज आई। आवाज सुनते ही आगे खड़ा आदमी कांप उठा और धीरे धीरे पीछे भीड़ में लौटते हुए बोला, तभी मैंने सामने वाले की कॉलर पकड़कर उसे ढाल की तरह अपने सामने कर लिया। अब मुझे छुरी चलाने के लिए निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं थी। बस एक वार और सामने वाला खत्म। आगे खड़े विशालकाय आदमी ने जोर से लात मारकर मेरे हाथ में पकड़ी लाश को दूर फेंका और गरज कर बोला, अंदर घुसो, दरवाजे पर खड़े मत रहो। उसके आदमी एक साथ टूट पड़े और मुझे धक्का देकर पीछे हटा दिया। कमरे के अंदर मेरे भाई भी हथियार उठाकर उन पर टूट पड़े। उन्हें वापस बाहर धकेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सामने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में तो हम अपनी बेरहमी और हिम्मत के दम पर बराबरी से लड़ते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ हालात बदल गए। आखिर में पूरी बैरक में सिर्फ मैं ही खड़ा बचा था। बाकी सारे भाई लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े थे। जब आगे वाला विशालकाय आदमी मुझे खून से लथपथ हालत में देख चुका, तभी वह कमरे के अंदर आने की हिम्मत कर पाया और गाली देते हुए बोला, अब तो मुझे लाओ शय का इनाम लेने का भी पछतावा हो रहा है। 50 लाख क्या, 50,000 भी कम पड़ेंगे। इतने आदमी मर गए। मैं एक हाथ से लोहे के पलंग को सहारा देकर खड़ा था और हाँफते हुए बोला, मरने से पहले एक बात बता, तेरा नाम क्या है? वह आदमी मुस्कुराया, मेरा नाम न्यूसान है। मुझे पता है कि तेरा भाई लाओ जीव बाहर है, लेकिन मैं अकेला आदमी हूं, मेरा कोई परिवार नहीं। अगर वो अंदर आने की हिम्मत करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो तेरा होने वाला है। अब चैन से मर। इतना कहकर न्यूसान मुड़कर चला गया, लेकिन उसके आदमी मुझे घेर कर खड़े रहे। फिर भी कोई पहले हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कौन जानता था कि मरने से पहले मैं किसी को अपने साथ ले डूबूं या नहीं। कुछ ही देर में 10 से ज्यादा लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर पहला वार नहीं करना चाहता था। यह देखकर मैं हंस पड़ा और बोला, धिक्कार है, तुम्हारे हाथों मरना तो बहुत शर्मनाक होगा। तुम्हें हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूं। इतना कहकर मैंने अपनी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी छुरी उठाई और गला काटने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की तरफ से शोर मच गया। नमस्ते मिस्टर ली। न्यूसान तुरंत दौड़कर आगे गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर ली, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? तभी एक सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया और बोला, तुम जानते हो कोई जंगली जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है? न्यूसान सिर खुजलाते हुए हंसकर बोला, जब वो मैथुन कर रहा हो। मिस्टर ली हंस पड़े और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, नहीं, जब कोई जानवर बिल्कुल आखिरी कोने में धकेल दिया जाता है तब वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक इसकी तरह। इतना कहकर उन्होंने सिगरेट का पैकेट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बिना झिझक सिगरेट ले ली, उसे होंठों में दबाया और उनकी तरफ लाइटर बढ़ाने का इशारा किया। ये देखकर मिस्टर ली एक पल के लिए चौंक गए, फिर हंसते हुए बोले, इतने सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे सिगरेट जलाने को कहा है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं वैसे भी मरने वाला हूं। तुम्हारी हैसियत क्या है, ताकत कितनी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर ली लगातार मुझे घूरते रहे। जब तक मैंने पूरी सिगरेट खत्म की, वह समझ चुके थे कि मैं सचमुच किसी से नहीं डरता।
सिगरेट खत्म होते ही मैंने हाथ की छुरी उठाकर उनके पैरों के पास फेंक दी और बोला, चलो अब खत्म करो, कम से कम इस सिगरेट का एहसान तो रहेगा। लेकिन मिस्टर ली ने न्यूसान की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया कि सब लोग दूर हट जाएं। जब सारे लोग बाहर चले गए तब मिस्टर ली ने धीरे से कहा, एक सौदा करोगे? मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी। मैं भौहें सिकोड़कर उन्हें देखने लगा। इस बर्बाद दुनिया में बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता। मैंने पूछा, क्या चीज? मिस्टर ली ने धैर्य से समझाना शुरू किया। मृतकों की बैरक यानी जेल का तीसरा भूमिगत स्तर, उसका नाम सुना है। वहां सिर्फ खास कैदियों को रखा जाता है। वहां जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, अगर कोई बेहद खास अपराधी हो, लेकिन जो एक बार वहां गया वह जिंदगी भर वहीं रहता है। दूसरा रास्ता है तुम्हारे जैसा। अगर कोई मौत की सजा पाया कैदी जेल के अंदर भी लगातार गंभीर अपराध करता रहे तो। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखें फैल गईं। मुझे एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक और चालाक है। मिस्टर ली मुस्कुराए। हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग तुम्हारे लिए ही भेजे गए थे ताकि तुम उन्हें मारो। जितने ज्यादा लोगों को मारोगे उतनी ज्यादा संभावना होगी कि तुम्हें नीचे भेजा जाएगा। मैंने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और जोर से हंस पड़ा। तो मैं सिर्फ एक मोहरा था और ये मरे हुए कैदी मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत थे। फिर भी मैंने वह सवाल पूछ लिया जो मैं जानना चाहता था, आखिर मैं ही क्यों? मिस्टर ली लोमड़ी जैसी चालाक मुस्कान के साथ बोले, सिर्फ तुम नहीं, अब तक मैं 20 से ज्यादा लोगों को वहां भेज चुका हूं। उनमें से आधे से ज्यादा को गोली मार दी गई और जो नीचे पहुंचे वे कभी जिंदा वापस नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम सफल हो सकते हो। मैं हैरानी से पूछ बैठा, आखिर वो चीज क्या है? मिस्टर ली हल्का सा मुस्कुराए और बोले, एक डिब्बा। वो एक ऐसे कैदी के पास छिपा है जिसे हमेशा के लिए कैद किया गया है। बस से तो तुम उसे मेरे लिए ले आओ, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। यहां तक कि लाओ शे का मामला भी मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने सीधे पूछा, इतने ही काबिल हो तो खुद नीचे तीसरी मंजिल पर जाकर क्यों नहीं ले आते? मिस्टर ली ने बेबसी से हाथ फैलाते हुए कहा, अंडरग्राउंड की तीसरी मंजिल वाले पैसे नहीं लेते। इतना कहकर वह मेरी मर्जी जाने बिना ही अकेले चले गए, क्योंकि उस वक्त मैं पिंजरे में फंसे जानवर जैसा था। जिंदा रहना था तो मुझे यह काम स्वीकार करना ही था, वरना सिर्फ मौत मेरा इंतजार कर रही थी। बात खत्म होते ही जेल अधीक्षक खुद लोगों को लेकर बैरक में घुस आया। क्या तुम मुझे थोड़ा भी चैन से नहीं रहने दे सकते? मिस्टर ली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई चारा नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पुराने नियम के मुताबिक अपना हिस्सा लेना मत भूलना। दोनों बात कर ही रहे थे कि खून से लथपथ मुझे किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर बैरक से बाहर लाया गया। एक जेल प्रहरी तुरंत बोला, रिपोर्ट 17 मरे हैं और 30 से ज्यादा घायल हैं। यह सुनकर जेल अधीक्षक ने बिल्कुल परवाह न करते हुए हाथ हिला दिया। इस जेल में सबसे सस्ती चीज इंसान की जान है। मैं दर्द से कराहते हुए मिस्टर ली से चिल्लाकर बोला, मेरे भाइयों का ख्याल रखना, उन्हें बचा लेना। जेल अधीक्षक जोर से हंस पड़ा, तू खुद मरने वाला है और अभी भी अपने भाइयों की चिंता कर रहा है? वह मेरे भाइयों को घसीटकर बाहर ले जाने ही वाला था कि बगल में खड़े मिस्टर ली ने रोक दिया। उन्हें मेडिकल रूम में भेज दो, खर्चा मेरा। अंडरग्राउंड की तीसरी मंजिल एक ऐसी जगह है जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। कहा जाता है कि यह जगह कभी रूपांतरित लोगों से बचने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट। जब प्रहरी ने तीसरी मंजिल का लोहे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। 100 मीटर लंबे गलियारे में हर 10 कदम पर एक पहरेदार खड़ा था और पूरी जगह जागृत शक्तियों वाले लोगों से भरी हुई थी। जो लोग सीमा पर लड़ते दिखाई देने चाहिए थे वे अब इस अंधेरी भूमिगत जेल की रखवाली कर रहे थे। तभी मुझे समझ आया कि मिस्टर ली ने क्यों कहा था कि ये लोग पैसे नहीं लेते। अगर जागृत लोग पैसा कमाना चाहें तो कोई भी गैरकानूनी काम करके काली कमाई से कहीं ज्यादा कमा सकते थे। तभी एक जेल प्रहरी पहरेदारों के सामने मुस्कुराते हुए बोला, इसे कुछ दिन के लिए रख लो, ऊपर वाले इसकी जांच पूरी कर लेंगे तो इसे रास्ते पर भेज देंगे। एक पहरेदार मुड़ा और वहां बैठे इकलौते आदमी को सलाम करते हुए बोला, कप्तान, एक सिर फिरा आया है। ठीक है। कप्तान ने मेज पर पैर रखे हुए हाथ हिलाया, जहां जगह हो इसे वहीं डाल दो और शांति से रहने दो। 2 जागृत लोगों ने मुझे दोनों तरफ से उठाया और घसीटते हुए गलियारे के आखिर तक ले गए।
वहां एक ज्यादा उम्र का नहीं, लेकिन जिसका आधा चेहरा आग में झुलसकर भयानक हो चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, हे लड़के, आज तेरी किस्मत अच्छी है। अभी अभी एक बूढ़ा मरा है, तू उसके साथ रहने जा। मैं खुद को मौत का आदी समझता था, लेकिन कमरे में घुसते ही वहां की सड़ी हुई बदबू ने मुझे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। एक सूख चुका बूढ़ा बिस्तर पर सड़ चुका था। मैं अपने जख्मी शरीर को दीवार से टिकाते हुए बोला, तुम लोग इसे बाहर नहीं ले जाते? पहरेदार बोला, जो भी तीसरी मंजिल पर आता है उसे गोली मारकर सजा न दी जाए तो वह कभी बाहर नहीं जा सकता। उसे उम्र कैद हुई थी, इसलिए मरने के बाद भी उसे हमेशा यहीं रहना होगा। यही नियम है। धत्त! मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, जो मिस्टर ली ने पहले ही मुझे दे दिया था। तीसरी मंजिल पर तलाशी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतने सारे जागृत लोगों की निगरानी में कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। पहरेदार दरवाजा बंद करते हुए हंसकर बोला, अपने नए रूममेट के साथ अच्छे से रहना। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में रखने ही वाला था कि कमरे पर नजर डाली। वहां एक बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी बगल वाली कोठरी के लोहे के दरवाजे से एक कैदी ने मुझे इशारा करते हुए कहा, भाई, एक सिगरेट मिलेगी? मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और बस जागृत पहरेदारों की कलाई पर बंधे उपकरणों की तरफ देखा। वह युवक बोला, कोई बात नहीं, जब तक हम कमरे से बाहर नहीं निकलते ये लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तुम भी यहां कुछ ढूंढने आए हो, है ना? मेरा पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। आधी पी हुई सिगरेट उसकी तरफ फेंकी और जाकर कोने में लेट गया। लेकिन वह युवक लगातार बोलता ही रहा, भाई, ढूंढना छोड़ दो। यहां आधे लोग कुछ खोजने के लिए ही नीचे आते हैं। हर कमरे की तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। चलो बातें करते हैं। मैं झुंझलाकर चिल्लाया, बातें तेरे बाप से कर। तीसरी मंजिल पर समय जैसी कोई चीज नहीं थी। वहां हमेशा सिर्फ गलियारे की धुंधली रोशनी रहती थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया, लेकिन शरीर कुछ ठीक होने लगा। मिशन की चिंता अब भी मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने अपनी कोठरी की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी कोई डिब्बा नहीं मिला। यह देखकर वह युवक हंसते हुए बोला, ढूंढना छोड़ दो। मिस्टर ली हर कमरे में किसी न किसी को भेज चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला और वे जागृत लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। 3 दिन बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा बेचैन हो चुका था। 4 वर्ग मीटर की उस छोटी सी कोठरी में मैंने शौचालय तक उखाड़ कर देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात यह थी कि मेरी फांसी की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। 3 दिन बाद मुझे गोली मार दी जानी थी। तभी बगल वाली कोठरी से फिर वही आवाज आई, भाई, सिगरेट है क्या? अब मैं उसकी लगातार बकबक का आदी हो चुका था। शुरू में वह मुझे बहुत परेशान करता था, लेकिन जब पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की आवाज सुनाई दे, तब समझ आता है कि वह कितनी सुकून देने वाली है। मैं लोहे के दरवाजे के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है वह किस तरह का डिब्बा ढूंढ रहा है? श्याओ हुआ ने नाक खुजाते हुए कहा, पता नहीं। मेरा अंदाजा है कि शायद उसे खुद भी नहीं पता कि उसे किस तरह का डिब्बा चाहिए। लेकिन अंडरग्राउंड की तीसरी मंजिल पर तो खाने के डिब्बे तक नहीं हैं। तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तभी वह जागृत व्यक्ति, जिसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था, हाथ जेब में डाले मेरी कोठरी के बाहर आकर खड़ा हो गया। मैं बचपन से ही सड़कों पर पलकर बड़ा हुआ था, इसलिए अच्छी तरह जानता था कि जिंदा रहने के लिए हर मौके को पकड़ना पड़ता है। मैंने तुरंत लाइटर निकाला और उसकी सिगरेट जलाते हुए पूछा, भैया, 3 दिन बाद मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मरने से पहले कम से कम सच तो जानना चाहता हूं। आखिर तुम लोग किस डिब्बे को ढूंढ रहे हो? जागृत व्यक्ति ने आराम से कश लेते हुए कहा, तुम्हें बता दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम लोग यहां से बाहर नहीं निकलोगे। क्या तुमने याओ जाति के बारे में सुना है? यह सुनकर बगल वाली कोठरी में मौजूद श्याओ हुआ तुरंत बोल पड़ा, इस दुनिया में राक्षस भी होते हैं, मजाक कर रहे हो क्या? शायद वह जागृत व्यक्ति बहुत लंबे समय से तीसरी मंजिल की पहरेदारी कर रहा था, इसलिए काफी समय बाद उसे किसी से बात करने का मौका मिला था। वह बोला, जब महाप्रलय आया तो सबसे पहले जो इंसान रूपांतरित होकर राक्षस बने उन्हें आदि पुरुष कहा गया, लेकिन सबसे पहले जो जानवर रूपांतरित होकर राक्षसी जीव बने उन्हें याओ जाति कहा जाता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, भैया, इसका उस डिब्बे से क्या संबंध है? जागृत व्यक्ति रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया,
क्योंकि उस डिब्बे में याओ जाति का खून रखा है। लेकिन श्याओ हुआ ने तुरंत कहा, नामुमकिन, आखिर कौन उनकी खून की एक बूंद तक हासिल कर सकता है? एक आदि पुरुष अकेले लाखों आबादी वाले शहर को खत्म कर सकता है, और जो याओ जाति उसके बराबर खड़ी हो, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर किसके पास इतनी ताकत होगी कि वह ऐसे भयानक प्राणियों का खून इकट्ठा कर सके? जागृत व्यक्ति बोला, इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वह डिब्बा सिर्फ एक कहानी है। सुना है कि एक 9वें स्तर का जागृत व्यक्ति मरने से पहले याओ जाति का खून अपने बेटे को सौंप गया था। उसका बेटा शरण लेने के लिए इस तीसरी मंजिल पर आया, लेकिन यहीं मर गया। तुम्हारे कमरे में जो बूढ़ा पड़ा है, उसने 20 साल तक उस डिब्बे को ढूंढा, लेकिन मरते दम तक उसे नहीं पा सका। इसलिए अब उम्मीद छोड़ दो। इतना कहकर वह जागृत व्यक्ति चला गया। लेकिन मैं जमीन पर लेटकर खाने की खिड़की से जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे यह सब क्यों बताया? वह बिना पीछे मुड़े बोला, 3 दिन बाद तुम्हें गोली मार दी जाएगी। उस मिस्टर को बता देना कि अब किसी को यहां मत भेजना। अगर सच में कोई डिब्बा होता तो हम कब का उसे पा चुके होते। तभी मुझे उसकी बात समझ आ गई। वे लोग बस मेरे जरिए मिस्टर ली को यह संदेश भेजना चाहते थे कि अपना वक्त बर्बाद करना बंद करे और उन्हें परेशान न करे। उसी पल मेरे दिल में गहरी निराशा भर गई। मैंने अभी तक अपना बदला नहीं लिया था। मेरे भाई अभी भी बाहर थे। फांसी से एक रात पहले मैंने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। मैं टूटी हुई हालत में बिस्तर पर बैठा अपने भाइयों के साथ बिताए पुराने दिनों को याद कर रहा था। सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद क्या लाओ जो मेरा बदला लेगा। यह सोचकर मुझे और गुस्सा आ गया। क्या बेकार मौत है। पूरी जिंदगी सिर्फ पेट भरने और 2 वक्त की रोटी के लिए भागता रहा और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। शायद कई दिनों से दिल में जमा हुआ दर्द था, या फिर मौत के करीब होने का डर। मैंने गुस्से में दीवार पर जोर से लात मार दी, लेकिन मेरे नीचे पड़ा सड़ा गला बिस्तर तुरंत टूट गया और मैं बिना संभले सीधे नीचे पड़े उस लाश पर जा गिरा। लाश से निकला चिपचिपा सड़ा हुआ तरल पूरे शरीर पर फैल गया। उसकी भयानक बदबू सीधे दिमाग में चढ़ गई। मैंने घबरा कर लाश को धक्का दिया। कौन जाने उसके शरीर में कोई वायरस हो या नहीं, लेकिन लाश लगभग बिस्तर से चिपकी हुई थी। मैंने लगातार 2 बार धक्का दिया, फिर भी वह नहीं हिली। तभी मैं अचानक रुक गया और अपनी हथेली को घूरने लगा। लाश के पेट के अंदर मुझे कोई सख्त चीज महसूस हुई थी। नहीं हो सकता, बूढ़े, कहीं तुमने सच में वह डिब्बा निगल तो नहीं लिया था? लेकिन अब मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मुझे जल्द ही मौत के मैदान में ले जाया जाने वाला था। मैंने तुरंत दोनों हाथों से टूटी हुई लकड़ी उठाई और उसे लाश के पेट में घुसा दिया। बदबू को सहते हुए हाथ अंदर डालकर टटोलने लगा। तभी बाहर खड़े जागृत व्यक्ति ने आवाज सुन ली और खाने की खिड़की खोलकर अंदर झांका। उसने देखा कि मैं लाश के सामने बैठा हूं और मेरी पीठ दरवाजे की तरफ है। वह तुरंत चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो? मैं पूरे चेहरे पर गंदगी लगाए उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, भूख लगी थी, नाश्ता कर रहा हूं, खाओगे? यह सुनते ही वह जागृत व्यक्ति गालियां देने लगा। उसका चेहरा हरा पड़ गया और उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। यह पक्का करने के बाद कि वह चला गया है, मैंने कांपते हुए लाश के शरीर से 4 उंगलियों जितनी मोटी इंजेक्शन जैसी एक चीज निकाली। उसके अंदर काली खून की एक बूंद तैर रही थी। मैं खुशी से पागल हो उठा। मिल गया। भले ही यह डिब्बा नहीं था, लेकिन जागृत व्यक्ति ने कहा था कि डिब्बे के अंदर याओ जाति का खून रखा है। तभी दरवाजे के बाहर से जोर की आवाज आई, छोटे सफेद बाघ, चलने की तैयारी करो। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कुछ छिपाने की कोई जगह नहीं थी। तभी लोहे के दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। मजबूरी में मैंने अपने कपड़ों से धागा निकाला और उस ट्यूब को अच्छी तरह बांध दिया। उल्टी रोकते हुए उसे मुंह में निगल लिया और धागे का दूसरा सिरा अपने दांत से बांध लिया। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दरवाजा खुल चुका था। एक जेल प्रहरी आगे बढ़ा और मुझे धक्का देते हुए बोला, क्या कर रहा था? मैं खून से सने चेहरे के साथ उसकी तरफ मुड़ा और दांत दिखाकर मुस्कुराया, पेट भर लिया, अब आराम से मरने जाऊंगा। यह सुनकर प्रहरी डर के मारे चीख पड़ा और कई कदम पीछे हट गया। मैंने मुंह से खून पोंछा, फिर दृढ़ नजरों के साथ कोठरी से बाहर निकल आया। तभी बगल वाली कोठरी से श्याओ हुआ जमीन पर लेटकर चिल्लाया, भाई शुभ यात्रा, अगले जन्म में फिर साथ बैठकर बातें करेंगे। मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। मैंने उसकी तरफ बीच वाली उंगली दिखा दी
और सिर ऊंचा करके अंडरग्राउंड की तीसरी मंजिल से बाहर निकल गया। मैदान में हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा मेरे शरीर से टकरा रही थी। मैं ताज़ी हवा में सांस ले रहा था। जेल के गेट पर तमाशा देखने आए कैदियों की भीड़ पहले से ही जमा थी। उनमें से ज्यादातर मेरे दुश्मन थे, लेकिन फिर भी सभी अनजाने में मेरी तरफ सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। पट्टियों में लिपटे 7-8 लड़के आंखों में आंसू लिए चिल्लाए, टाइगर भाई। मैंने मुड़कर उन्हें मुस्कुराकर देखा, फिर जेलर के साथ खड़े मिस्टर ली से आवाज लगाई, ओए मिल गया। यह सुनते ही मिस्टर ली का शरीर कांप उठा। उनकी नरम आंखों में अचानक किसी दरिंदे जैसी चमक उभर आई। जेल प्रहरी मुझे फांसी के मैदान की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। मिस्टर ली ने धीमी आवाज में पूछा, वो चीज कहाँ है? मैंने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों सिरों पर चांदी, बीच में कांच की ट्यूब। ये सुनते ही मिस्टर ली की सांसें भारी हो गईं। कहाँ है? मैंने कंधे उचकाए। क्या मैं बेवकूफ हूं? जब तक मैं जिंदा बाहर नहीं निकल जाता कुछ नहीं बताऊंगा। अगर अभी बता दिया और तुमने मुझे मरवा दिया तो फिर मैं इंसाफ किससे मांगूंगा? मिस्टर ली और जेलर ने एक दूसरे की तरफ देखा। काफी देर सोचने के बाद मिस्टर ली बोले, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो। मैंने बेपरवाही से हाथ फैलाया, तो मार देना मुझे। वैसे भी एक गोली लगे या दो, क्या फर्क पड़ता है? तुरंत ही मिस्टर ली का सभ्य और शालीन चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह मेरी आंखों में घूर कर देखने लगे, जैसे पता लगाना चाहते हों कि मैं सिर्फ जान बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल दृढ़ थीं। मैं बिना झिझक उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। सौदा मंजूर। आखिरकार मिस्टर ली मान गए, क्योंकि मैंने उस चीज का रूप बता दिया था जिससे उन्हें यकीन करना पड़ा। अगर उन्होंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो एक सड़क छाप गुंडा आखिर पूर्वजों के रक्त वाले कंटेनर का रूप कैसे जान सकता था? मैंने मौका देखकर एक और शर्त रख दी। एक और शर्त, मेरे इन भाइयों को भी बाहर निकालो। मिस्टर ली ने बिना सोचे कहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मैं और आगे बढ़ गया। मुझे एक फोन करना है। मिस्टर ली ने फिर भी मना नहीं किया। उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उनके सामने बड़ी आसानी से एक नंबर डायल किया। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़के की भारी आवाज सुनाई दी। बेवकूफ, मैंने बीच में ही पूछा, मैं जल्द बाहर आ रहा हूं, उधर क्या हाल है? उधर से घमंडी आवाज आई, तूने अगर 1 मिनट और देर से फोन किया होता तो मैं ओल्ड शे के घर में घुस चुका होता। आज तुझे फांसी होनी थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि ओल्ड शे को भी तेरे साथ भेज दूं। मैं हंसते हुए गाली दी, बेवकूफ। लेकिन मेरे चेहरे पर शायद पहली बार कोमलता दिखाई दी। सब लोगों को वापस बुला लो, मैं बाहर आ रहा हूं। ठीक है, उधर से लड़के ने जवाब दिया और अपने लोगों से बोला, ओल्ड शे को बता दो कि तुम्हारा बाप मैदान में उतर चुका है। तभी लगातार गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। तेरी मां की, ओल्ड शे, अपनी गर्दन धोकर तैयार रखना। फोन में गोलियों की तड़तड़ाहट, घायल लोगों की चीखें और जवाबी फायरिंग की आवाजें आने लगीं। फिर लड़का गरज कर बोला, पीछे हटो, जो हरामी पीछा करने की हिम्मत करेगा मैं उसे यहीं खत्म कर दूंगा। साले, मेरे साथ जान की बाजी खेलोगे? सब के सब घुटनों पर बैठकर मुझे जाते हुए देखो। फोन कट गया। मिस्टर ली ने मोबाइल वापस लेते हुए प्रशंसा भरी नजरों से कहा, 9वां पागल, 8वां सन की, नाम के बिल्कुल सही हो। फांसी का मैदान असल में बस एक छोटा सा बंजर इलाका था। थोड़ा दूर ही लावारिस लाशों का ढेर पड़ा रहता था। प्रलय के इस दौर में इतने नियम नहीं बचे थे। गोली मारकर मौत की सजा आमतौर पर जेल के अंदर ही दी जाती थी। कैदियों को शहर में घुमाकर सार्वजनिक सजा देना लगभग नामुमकिन था। इस दुनिया में अगर तुम कैदी को बाहर घुमाने ले जाओ तो लोग रास्ते में ही उसे छुड़ा ले जाएंगे। फायरिंग स्क्वाड के एक सिपाही ने जेब से एक गोली निकालकर मेरे मुंह में डाल दी। कैदी श्याओबाई, हत्या के अपराध में आज मृत्युदंड दिया जाता है, निशाना साधो। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। फायर! गोली मेरे शरीर को चीरती हुई निकल गई और मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। भयानक दर्द से मेरी चीख निकलते निकलते बची, लेकिन दूर खड़े इतने सारे कैदी तमाशा देख रहे थे, इसलिए मैंने दांत भींचकर आंखें बंद कर लीं। कैदी मर चुका है, लाश को लावारिस कब्रिस्तान में फेंक दो। जी, देर रात लाशें उठाने वाला बूढ़ा आदमी मुझे मुर्दों के ढेर से निकालकर अपनी छोटी गाड़ी पर रखकर ले गया। जेल के बाहर कुछ काले कपड़े पहने आदमी वैन में बैठे घबराहट से जेल की ओर देख रहे थे।
जैसे ही जेल का पिछला दरवाजा खुला और वह कुबड़ा बूढ़ा मेरी लाश को खींचता हुआ बाहर आया, वे लोग तुरंत वैन का पिछला दरवाजा खोलकर दौड़ पड़े। वैन के अंदर पहले से ही ब्लैक स्टोन का एक डॉक्टर इंतजार कर रहा था। मुझे गाड़ी में रखते ही डॉक्टर ने तेजी से कई मशीनें जोड़ दीं। ये क्या, इसे सचमुच गोली लगी है? लेकिन इस लड़के का दिल तो सामान्य इंसान से भी ज्यादा ताकत से धड़क रहा है। दोनों काले कपड़ों वाले आदमी भी हैरान रह गए। इस समय मेरा चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन पेट का घाव अभी भी खून बहा रहा था। इसे क्लिनिक ले चलो, मिस्टर ली अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी दूर कूड़ेदान के पास सोया हुआ एक भिखारी उन्हें देख रहा था। कितना घिनौना है। ब्लैक स्टोन का डॉक्टर थके हुए शरीर को घसीटते हुए बेडरूम से बने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। मिस्टर ली ने हाथ में गर्म चाय का कप पकड़े पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? डॉक्टर ने जवाब दिया, गोली तो जल्दी निकाल ली गई, लेकिन इस लड़के ने अपने पेट में 3 ट्यूब निगल रखी थीं। गोली लगने से उनमें से एक टूट गई और उसके टुकड़े शरीर में धंस गए हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। क्या? डॉक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमेशा सभ्य दिखने वाले मिस्टर ली ने उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फिर से बोल। ब्लैक मार्केट डॉक्टर कांपते हुए बोला, वो उसके पेट में 3 ट्यूब थीं, उनमें से एक टूट गई है। उसने पहले क्यों नहीं बताया कि चीज पेट में छिपाई है? अब एक टूट गई। साले, उस एक ट्यूब की कीमत पूरे शहर के लोगों की जान खरीद सकती है। मिस्टर ली का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से से ऑपरेशन रूम में घुस गए। मुझे अब भी बेहोश देखकर उन्होंने मेज पर रखी 2 ट्यूब उठाईं और तेजी से बाहर निकल गए। तुम लोग यहीं पहरा दो, कोई भी हरामी इसके पास नहीं आना चाहिए। मैं बड़े बॉस को रिपोर्ट देने जा रहा हूं। मिस्टर ली जल्दी से नीचे उतरे और कार में बैठ गए। आसपास कोई नहीं है, ये पक्का करने के बाद उन्होंने एक अनट्रेसेबल सैटेलाइट फोन निकाला और नंबर मिलाया। बड़े बॉस। फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज आई, इतनी रात को फोन किया है, कोई खबर मिली? मिस्टर ली ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और कहा, जी, दैत्य पूर्वज का खून मिल गया है। उधर से बूढ़ी आवाज उत्साह से भर उठी, सच? बहुत अच्छा काम किया, वापस आने की तैयारी करो। मिस्टर ली झिझकते हुए बोले, लेकिन वो लड़का बहुत चालाक निकला। उसने कंटेनर अपने शरीर में निगल लिए थे। हमारे आदमी की गोली से उनमें से एक टूट गई और एक अभी तक नहीं मिली। उसके पेट में सिर्फ 2 ही थीं। यह कहने के बाद मिस्टर ली ने सांस तक रोक ली, मानो किसी फैसले का इंतजार कर रहा अपराधी हो। समय धीरे धीरे बीतता रहा। कार का दरवाजा तक ठंड से जम चुका था, लेकिन मिस्टर ली पसीने से भीगे हुए थे। कुछ देर बाद फोन के दूसरी तरफ से बेहद ठंडी आवाज आई, हर हाल में पता करो कि गायब वाली ट्यूब कहाँ गई। मिस्टर ली ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो उस लड़के का क्या करें? क्या उसे खत्म कर दें? लेकिन उधर से ठंडी आवाज आई, उसे मारना मतलब दैत्य पूर्वज के एक रक्त को बर्बाद करना होगा। 24 घंटे उसके शरीर के सारे डेटा पर नजर रखो। उसकी सारी जानकारी छिपाकर रखी जाए। इंटरनेट पर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हालात ठीक नहीं हैं। कंपनी के मामले निपटाने के बाद उसे कंपनी भेज देना। अगर यह काम भी ठीक से नहीं हुआ तो वापस आने की जरूरत नहीं। फोन कट गया। मिस्टर ली ने राहत की सांस ली और थक कर सीट पर ढह गए। उन्होंने चुपचाप एक सिगरेट जलाई। लाइटर की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि कैनवास बैग लटकाए 10-15 लड़के उनकी कार के पास से गुजर रहे हैं। सबसे आगे चल रहा लाल बालों वाला लड़का बेहद घमंडी और बेखौफ लग रहा था। ठक ठक ठक, ब्लैक मार्केट क्लिनिक का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। कौन है? डॉक्टर दरवाजे के झरोखे के पास गया, लेकिन बाहर घुप अंधेरा था। यहां तक कि गलियारे की लाइट भी बुझ चुकी थी। तभी किसी ने बाहर से झरोखे को झटका और एक काली बंदूक की नली सीधे झरोखे से अंदर घुस आई, जो डॉक्टर की आंख के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खोल। बैठक में बैठे दोनों काले कपड़ों वाले आदमी तुरंत अपनी कमर से हथियार निकालकर दरवाजे की ओर तान कर खड़े हो गए। तनाव भरा माहौल 1 मिनट भी नहीं चला था कि अचानक रसोई का दरवाजा खुला और 7-8 लड़के रसोई से निकलकर बैठक में घुस आए। उनमें से एक पीले बालों वाला लड़का बंदूक लिए एक छलांग में सेंटर टेबल पर चढ़ गया और बंदूक की नली सीधे एक काले कपड़े वाले आदमी के मुंह पर टिकाते हुए गरजा, साले हिलना मत, हथियार मेज पर रखो। दोनों काले कपड़ों वाले आदमी ठंडे पसीने में भीग गए। डर को दबाते हुए उनमें से एक ने पूछा,
भाई किस गैंग से हो? लेकिन उन लड़कों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कमरे के हर कोने और हर ऐसी जगह की तलाशी ली जहां कोई छिप सकता था। सब सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला। नौवें भाई, सब सुरक्षित है। तभी लाल बालों वाला लड़का कंधे पर शॉटगन टांग कर आराम से अंदर आया। उसने डॉक्टर के चेहरे पर थपकी मारते हुए डांटा, मैं कोई बिग बैड वुल्फ हूं क्या? दरवाजा नहीं खोलेगा तो धंधा कैसे करेगा? ब्लैक मार्केट डॉक्टर ने घबराकर लार निगली और बोला, भाई अगर पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूं, लेकिन अंदर मरीज है, कोई गड़बड़ मत करना। लाल बालों वाला लड़का दहाड़ा, तेरे पास कितने पैसे हैं? मुझे पैसे चाहिए होंगे तो बैंक लूट लूंगा। तेरे लिए क्या आया हूं? मैं खुद यहां आया हूं तो सिर्फ इसलिए। उसने मेरी तरफ देखा। वो बिस्तर पर पड़ा है। टाइगर भाई ठीक तो है? किसी ने जवाब दिया, टाइगर भाई की किस्मत बहुत मजबूत है। पहले भी उसने मेरे लिए 3 वार झेले थे, तब भी कुछ नहीं हुआ था। फिर कई लड़के बैठक में घुस आए और दोनों काले कपड़ों वाले आदमियों पर बंदूक तानकर गरजे, मेरे भाई को गोली किसने मारी? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल में शिकायतों का पहाड़ था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये आधे बड़े लड़के सच में मुसीबत थे। घर में घुसने से लेकर पूरे हालात पर कब्जा करने तक उन्होंने सिर्फ कुछ ही सांसों का समय लिया था। उनके तरीके अनुभवी गैंगस्टरों से बिल्कुल कम नहीं थे। आखिर दोनों ने ईमानदारी से कहा, जेल के लोगों ने गोली चलाई थी, नहीं मारते तो वो बाहर नहीं आ पाता। लाल बालों वाले लड़के ने ब्लैक मार्केट डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, मेरा भाई कब तक होश में आएगा? डॉक्टर ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और सावधानी से जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक। ठीक है, अब से तुम सब यहीं रुकोगे जब तक मेरा भाई जाग नहीं जाता। इतना कहकर लाल बालों वाले लड़के ने कुछ नोट निकालकर डॉक्टर को दिए। ये मेरे भाई के इलाज का पैसा है और हमारा रहने का खर्च भी। अगर कम पड़े तो बता देना कि इस इमारत में किसके पास पैसे हैं, मैं जाकर उसे ले आऊंगा। काफी है, काफी है। ब्लैक मार्केट डॉक्टर के माथे पर पसीना बहने लगा। वह मन ही मन शुक्र मना रहा था कि मरीज जिंदा बच गया, वरना वह सोच भी नहीं सकता था कि ये कच्ची उम्र के लड़के क्या कर बैठते। तभी एक लंबी और कान चीर देने वाली दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। कमरे में मौजूद कुछ लड़कों ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और एक साथ अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दीं। गोली मत चलाना, अपना आदमी है। काले कपड़ों वाला आदमी जल्दी से चिल्लाया। लाल बालों वाले लड़के ने बंदूक ताने हुए उसे गौर से देखा और पूछा, तुम वही हो जो बाहर कार में बैठे थे? यह सुनकर मिस्टर ली थोड़ा हैरान हो गए। ये लोग तो बस उनसे रास्ते में गुजरे थे और उन्होंने तो सिर्फ सिगरेट जलाते समय एक पल के लिए रोशनी की थी, लेकिन इस लड़के ने उन्हें तभी याद रख लिया। तभी काले कपड़ों वाला आदमी गंभीर आवाज में बोला, ये मिस्टर ली हैं, इन्होंने तुम्हारे भाई की जान बचाई है। लाल बालों वाले लड़के ने धीरे से बंदूक नीचे कर दी। गोली मत चलाओ, बाहर जो तुम्हारा आदमी है उसे अंदर ले आओ, कहीं उसे ठंड न लग जाए। इसके बाद मिस्टर ली आराम से जाकर सोफे पर बैठ गए, सिगरेट निकाली, उसे जलाया और पूछा, तुम लाओ झीव हो? लाओ झीव ने पीछे खड़े अपने भाइयों को इशारा किया, फिर मेज से मिस्टर ली की सिगरेट उठाई, उसे जलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर ली नाराज नहीं हुए, बल्कि तारीफ भरी नजरों से बोले, तुम श्याओ बाइहू के भाई हो ना? कितनी उम्र है तुम्हारी? लाओ जीव ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, उम्र जानकर क्या कर लोगे? मुझे पता है तुम जागृत इंसान हो, लेकिन तुमने मेरे भाई को बचाया है, ये एहसान मैं मानता हूं। आगे कभी कोई ऐसा काम हो जो तुम खुद नहीं कर सको तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मिस्टर ली यह सुनकर हंस पड़े, तुम्हारा भाई कल से पहले नहीं जागेगा, चलो कुछ रात का खाना खा लें। यह कहते हुए उन्होंने जेब से पैसे निकाल लिए। रात का खाना भी किसी और के पैसों से खरीदना, क्या इससे अपने बॉस की बेइज्जती नहीं होगी? लेकिन लाओ जू ने पीले बालों वाले लड़के को हाथ से इशारा किया, आज की दावत हमारी तरफ से होगी, जाओ बियर की एक पेटी ले आओ। पीले बालों वाला कुछ भाइयों को लेकर हल्के कपड़ों में ही बाहर निकल गया। लाओ जू का यह दिखावे वाला व्यवहार देखकर भी मिस्टर ली ने कुछ नहीं कहा। आखिर जवान लड़कों के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन 5 मिनट बाद नीचे से पीले बालों वाले की गुस्से भरी आवाज आई, भिखारी समझ रखा है क्या? पैसे निकाल हरामजादे। कमरे में बैठे मिस्टर ली ने आवाज सुनी तो तुरंत बात बदलते हुए पूछा, अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? मेरा श्याओ बाइहू से सौदा है, मैं तुम्हारी मदद करके लाओ।
शे को खत्म कर सकता हूं। लाओ ज्यू ने बस कंधे उचकाए। उसे भरोसा नहीं था। लाओ ज्यू और उसके जैसे सड़क पर पले बढ़े लड़के सिर्फ अपने लोगों पर भरोसा करते थे। किसी बाहरी इंसान का उनका विश्वास जीतना आसमान छूने जैसा मुश्किल था। अगले दिन लाओ ज्यू धीरे धीरे आंखें खोलकर उठा। उसने अब भी बेहोश पड़े श्याओ बायहू को देखा। तभी मिस्टर ली डॉक्टर को लेकर कमरे में आए ताकि श्याओ बायहू की पट्टी बदल सकें। सब एक दूसरे को देखने लगे। सोते हुए लग रहे श्याओ बायहू को देखकर लाओ ज्यू ने पूछा, ये अभी तक उठा क्यों नहीं? डॉक्टर ने घाव देखा, फिर मशीनों को देखा और खुद भी हैरान रह गया। नियम के हिसाब से तो इसे जाग जाना चाहिए था। मैंने कल इतनी ज्यादा बेहोशी की दवा भी नहीं दी थी। ये सुनते ही लाओ ज्यू ने बंदूक उठा ली और गरज कर बोला, मतलब तुझे भी कुछ नहीं पता? अगर मेरा भाई नहीं जागा तो तू भी उसके साथ नीचे जाएगा। मैं दोपहर तक जाग जाएगा। जैसी मेडिकल बातें नहीं सुनना चाहता। घुटनों पर बैठ। मुझे तुम्हारी मेडिकल साइंस नहीं, तुम्हारी धार्मिक विद्या चाहिए। मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर। जब वो आंखें खोलेगा तभी तू उठेगा। लाओ ज्यू गालियां देते हुए पीले बालों वाले से चिल्लाया, अरे कुत्ते, कहीं से एक क्रॉस उठा ला, इसे पूजा पाठ करने दे। मिस्टर ली ऑपरेशन रूम में चल रहे इस तमाशे को ठंडी नजरों से देखते रहे और अपना माथा दबाने लगे। डॉक्टर नहीं जानता था, लेकिन मिस्टर ली को अंदाजा हो गया था। श्याओ बायहू ने दानव पूर्वज का खून अपने अंदर समा लिया था। वह कितनी भयानक शक्ति थी। श्याओ बायहू का फटकर मर न जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए मिस्टर ली नाटक करते हुए आगे बढ़े। श्याओ बायहू की शर्ट हटाई और बोले, कहीं इसके घाव में कोई टुकड़ा तो नहीं रह गया? लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, श्याओ बायहू के शरीर पर मौजूद घाव कई सेंटीमीटर बढ़ चुके थे। पास खड़ा डॉक्टर डर के मारे चिल्ला उठा, ये तो शायद म्यूटेशन का शिकार हो गया है। लेकिन मिस्टर ली ने लाओ ज्यू को एक इशारा किया और कमरे से बाहर निकलते हुए बोले, स्थिति बदल गई है। मुझे बाहर जाकर किसी विशेषज्ञ से पूछना होगा। तुम यहीं पहरा देना। अगर श्याओ बायहू नहीं जागा तो दानव पूर्वज का खून बेकार चला जाएगा। मिस्टर ली सोच भी नहीं सकते थे कि अगर ऐसा हुआ तो बड़े बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी। यह सुनकर लाओ ज्यू का मिस्टर ली पर शक काफी कम हो गया। उसने तुरंत सिर हिलाया, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। उसी समय नीचे एक प्रेमी जोड़ा जो अभी अभी एक दूसरे को चूम रहा था, यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, जल्दी से फोन निकालकर बोला, बॉस, लाओ ज्यू मिल गया। अच्छा, उस पर नजर बनाए रखो। साला, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पीले बालों वाला, जिसे सब हाय गो कहते थे, जेब से एक बड़ा नोट निकालते हुए बोला, ज्यू भाई, डॉक्टर ने कहा था कि टाइगर भाई को थोड़ा उत्तेजित करना चाहिए। क्या मैं उसके लिए 2 खूबसूरत लड़कियां ले आऊं? शायद उसे देखकर वो जाग जाए। लाओ ज्यू ने गुस्से से हाथ झटकते हुए कहा, तू उसे जगाना चाहता है या मुझे? निकल यहां से, सबके सब दफा हो जाओ। सबको बाहर निकालने के बाद लाओ ज्यू ने चुपचाप एक सिगरेट जलाई और श्याओ बायहू के बिस्तर के पास बैठ गया। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनका रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। बाहर वाले सब जानते थे कि लाओ ज्यू की ताकत श्याओ बायहू से कम नहीं थी। फिर भी वह हमेशा उसका दाहिना हाथ बनकर रहा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का भाईचारा ही ऐसा था। पहली बार लाओ ज्यू ने अपनी कमजोरी दिखाई। सुन, हमें छोड़कर जाने की मत सोचना। अगर तू सच में मर गया तो मैं अभी बम बांधकर लाओ शे के साथ मरने चला जाऊंगा। हम सब कूड़े के ढेर में पलकर बड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से आज तक जिंदा बचे हैं, और अब तू हमें छोड़ देगा? श्याओ श्याओ, झुआंग झुआंग, लान रेन सब मारे जा चुके हैं। क्या तू उनका बदला नहीं लेगा? एक सिगरेट खत्म करने के बाद लाओ ज्यू ने अपनी लाल हो चुकी आंखें पोंछीं, मेज से बंदूक उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी जो कुछ उसने कहा मैं सब सुन चुका था, लेकिन मैं जाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी आत्मा किसी अनजान जगह में खींच गई थी। मैं एक गुफा के अंदर फंसा हुआ था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मुझसे थोड़ी ही दूर था, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि उस रास्ते पर एक 5 मीटर लंबा चमकती रोशनी छोड़ता सफेद बाघ लेटा हुआ था। मैं और वह बाघ पूरी रात एक दूसरे को घूरते रहे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं, लेकिन मैं लाओ ज्यू और बाकी लोगों की आवाजें साफ सुन पा रहा था। जितना ज्यादा मैं उनकी आवाजें सुनता उतना ही बेचैन हो जाता। अगर मैं जल्दी नहीं जागा तो लाओ ज्यू सच में लाओ शे को ढूंढने निकल जाएगा। आखिर मैंने दिल मजबूत किया
और विशाल बाग की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो जो होगा देखा जाएगा, मरना है तो मर जाऊंगा। तू बाघ है लेकिन मैं भी बाघ हूं, देखते हैं किसके दांत ज्यादा मजबूत हैं। तभी विशाल बाघ ने अचानक आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उस भयानक दबाव से मैं सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। बड़े भाई, मुझे पता है कि आप दानव जाति से हैं, लेकिन क्या आप थोड़ा सा हट सकते हैं? मुझे बाहर जाना है। विशाल बाघ की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। फिर उसने कहा, युवक, तुम्हारे अंदर साहस तो है। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। बाघ सच में बात कर सकता है? दानव जाति, क्या तुम ही मुझे इस घटिया गुफा में लेकर आए हो? सिल्वर पैटर्न वाले बाघ की आंखों में उदासी की झलक उभरी। यह मेरी ही लाश है। तुमने मेरा खून अपने अंदर समा लिया है, इसलिए तुम मुझसे मानसिक रूप से जुड़ गए हो। मेरा शरीर बहुत पहले नष्ट हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इस तरीके से ही तुम्हें बुला सकता था। मैं सतर्क नजरों से उस सिल्वर पैटर्न वाले बाघ को देखने लगा। आखिर दानव जाति भी तो परिवर्तित जानवर ही होती है। अगर इसने मुझे खा लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुमने मुझे बुलाया किस लिए? सिल्वर पैटर्न वाले बाघ ने बेहद दबंग आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। मैंने अपने दिल का डर दबाते हुए गर्दन तान कर कहा, रुको, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं एहसान मानता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो तो भूल जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा। सिल्वर पैटर्न वाला बाघ मुझे घूरकर आंखें घुमाने लगा। उसके चेहरे पर साफ नापसंदगी दिखाई दे रही थी। मेरी यह बची हुई आत्मा जल्द ही समाप्त होने वाली है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। तुमने मेरा खून अपने अंदर समा लिया है, इसीलिए मुझे तुम्हारे शरीर की मदद से अपनी बेटी को पालना होगा। ये सुनते ही मैं उछल पड़ा। क्या मुझसे बच्चा पैदा करवाना चाहते हो? मुझे अभी मार डालो, आओ, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। लेकिन बाघ ने मुझे काटा नहीं। उसने बस अपना गला हिलाया और अगले ही पल एक छोटी सी बिल्ली उसके मुंह से बाहर निकल आई। सिल्वर पैटर्न वाला बाघ कमजोर आवाज में बोला, युवक, तुम्हारे दोस्त जल्द ही खतरे में पड़ने वाले हैं। अगर बाहर जाना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपने साथ एक ही शरीर साझा करने देना होगा। जब तुम सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाओगे तब मेरी बेटी तुम्हारी शक्ति उधार लेकर अपना शरीर फिर से बना सकेगी। उसी समय एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जमीन पर दबा दिया और मैं हिल भी नहीं सका। छोटी बिल्ली मेरे पास आई, उसने मेरे चेहरे को सूंघा और जब उसे पता चला कि मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं तो उसने नापसंदगी से मेरे चेहरे पर पेशाब कर दिया। मैं गुस्से से चिल्लाया, रुक जा, बाहर निकलने दे, फिर तुझे दिखाता हूं। तभी छोटी बिल्ली ने पंजा मारकर मुझे उड़ा दिया। धत तेरे की! मैं अभी गाली देना ही चाहता था कि छोटी बिल्ली सफेद रोशनी में बदलकर मेरे शरीर के अंदर समा गई। सिल्वर पैटर्न वाला बाघ धीरे से बोला, युवक, मेरी बेटी की रक्षा करना। अब से तुम दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। अगर वह मरी तो तुम भी मर जाओगे, सावधान रहना। इतना कहकर सिल्वर पैटर्न वाले बाघ का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और अंत में अनगिनत तारों जैसी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। उसी समय काले बाजार वाले क्लिनिक की इमारत के नीचे एक के बाद एक दर्जनों वैन आकर रुकीं। हथियारों से लैस गुंडे चुपचाप गाड़ियों से उतरने लगे। निगरानी कर रहा वही प्रेमी जोड़ा आगे बढ़ा और एक वैन में बैठे आदमी को झुककर बोला, बॉस, वे लोग 5वीं मंजिल पर हैं। अंदर लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन लाओ जीव जरूर वहीं हैं। उस आदमी ने अपने पट्टी बंधे बाएं हाथ की तरफ देखा और उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। साले छोटे भेड़िए, मैंने इन्हें पाला और ये मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत करते हैं। आरेन, लोगों को लेकर ऊपर जाओ, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। रेन भाई नाम का आदमी एक हाथ में बंदूक और दूसरे में चाकू लेकर लाओ। शेख को झुककर सलाम करने के बाद कई दर्जन लोगों को साथ लेकर ऊपर दौड़ पड़ा। ये सब लाओ शेख के खास आदमी थे जो बचपन से उसके लिए चोरी चक्कारी और गंदे काम करते आए थे। लाओ शेह ने अपने जोशीले आदमियों को देखकर आत्मविश्वास से सिगरेट जलाई। दूसरी तरफ इतने सारे लोगों के सहारे उन्हें लाओ जू के सिर्फ 10-15 लोगों से कोई डर नहीं था। वे सीधे काले क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंच गए। आरेन ने भीड़ को हटाया, एक लात मारकर दरवाजा तोड़ा और गरज कर बोला, लाओ ज्यू, बाहर निकल, आज तेरा खेल खत्म। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कमरे के अंदर घुस गए, लेकिन जल्दी ही उनके आदमियों ने पूरे कमरे की तलाशी ले ली। ऑपरेशन रूम में खून के निशानों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। गुस्से में रेन भाई ने ड्राइंग रूम की चाय की मेज को लात मारकर उड़ा दिया। भाग गए
तुम लोग निगरानी कैसे कर रहे थे? ढूंढो, वे लोग यहीं कहीं आसपास होंगे। इतना कहकर वह जाने ही वाला था कि तभी रसोई का दरवाजा खुला। पीले बालों वाला हायगो गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा लेकर बाहर आया, आराम से सोफे पर बैठ गया और बोला, अरे रेन भाई, खाना खा लिया? यह देखकर रेन भाई का चेहरा काला पड़ गया। लाओ ज्यू नहीं मिला और ऊपर से उसके आदमी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने तुरंत बंदूक की नली हायगो के सिर पर रख दी और गरज कर बोला, लाओ ज्यू कहाँ है? हायगो ने तिरस्कार से होंठ टेढ़े किए, चॉपस्टिक से बंदूक को हटाते हुए बोला, तुझे रेन भाई क्या कह दिया? तू खुद को कोई बड़ा आदमी समझने लगा? मुझ पर बंदूक तान रहा है? चल, अगर दम है तो गोली चला। इतना कहकर हायगो ने चॉपस्टिक मेज पर पटकी और सोफे के पीछे से एक रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। सिर उठाकर ऊपर देखो। सबने अनजाने में ऊपर देखा। छत पर टेप से चिपके कई चौकोर आकार के सामान लगे हुए थे। हायगो ने एक हाथ में रिमोट और दूसरे में चॉपस्टिक पकड़कर शांति से कहा, बस 5 किलो का माल है। ज्यू भाई ने कहा है कि अगर आज तुम में से एक भी आदमी इस दरवाजे से बाहर निकला तो मैं इसे उड़ा दूंगा। हायगो की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात पर शक नहीं कर रहा था। लाओ ज्यू अपनी पागलपन के लिए मशहूर था और उसके आदमी भी बिल्कुल उसी जैसे थे। हायगो का एक और नाम था, पागल कुत्ता। वह सच में सबको साथ लेकर मर सकता था। इस वक्त रेन भाई का चेहरा पसीने से भीग चुका था। लाओ ज्यू कहाँ है? हायगो ने व्यंग्य से कहा, नीचे एक प्रेमी जोड़ा निगरानी के लिए लगाया था ना? ज्यू भाई ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया था। बाहर तापमान -10 डिग्री है और वे नीचे खड़े होकर प्यार कर रहे थे। उन्हें डर नहीं था कि उनकी जुबानें आपस में चिपक जाएंगी। यह सुनकर रेन भाई मन ही मन गालियां देने लगा। वे दोनों सच में निकम्मे निकले। तभी हायगो ने रसोई की तरफ इशारा किया, अभी थोड़े नूडल्स बचे हैं, खाओगे? आखिर हम सब कभी लाओ शय के लिए साथ काम करते थे। पेट भरकर खाओ, फिर साथ में मरेंगे। रेन भाई लगातार हायगो के हाथ में पकड़े रिमोट को देख रहा था। उसने देखा कि हायगो ने बटन दबा रखा है। अगर उसने हाथ छोड़ा तो पूरा कमरा उड़ जाएगा। वह रिमोट छीनना चाहता था, लेकिन इतने लोगों की जान जोखिम में डालना ठीक नहीं था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। तभी हायगो ने फिर ताना मारा, टाइगर भाई पहले ही कह चुका था, तुम लोग जिंदगी भर सिर्फ घायल लोगों को डराने का काम कर सकते हो। बंदूक लेकर जान देने की बात आती है तो तुम लोगों से बंदूक भी ठीक से पकड़ी नहीं जाती। सबके सब सीधे खड़े हो जाओ। कमरे में टैटू वाले इतने सारे बड़े बड़े आदमी खड़े थे, लेकिन एक किशोर लड़के के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे सके। कुछ देर तक पूरे कमरे में सिर्फ हायगो के नूडल्स खाने की आवाज गूंजती रही। रेन भाई आखिर उसके सामने बैठ गया और ठंडी आवाज में बोला, आज बच भी गए तो हमेशा नहीं बच पाओगे। इस बार लाओ शे ने एक जागृत इंसान को बुलाया है। देखते हैं तुम लोग कब तक उछलते फिरते हो। उसी समय एक छोटा भाई भागता हुआ नीचे आया और लाओ शे से बोला, बॉस, गड़बड़ हो गई, हम घात में फंस गए हैं। यह सुनते ही लाओ शे का चेहरा बदल गया। धत्त तेरे की, पहले से पता होता तो जागृत व्यक्ति के आने का इंतजार कर लेते। तभी हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। एक काले रेनकोट में आदमी तेजी से चलता हुआ सामने आया। उसे देखते ही लाओ शे चिल्लाया, धत्त, ये लाओ ज्यू है, सब हथियार निकालो। लाओ ज्यू ने शॉटगन तानी और बोला, मैं आ गया लाओ शे। इसके बाद उसने ट्रिगर दबा दिया और लाओ शे की वैन का शीशा पल भर में चकनाचूर हो गया। लाओ शे के आदमी भी तुरंत पिस्तौल निकालकर लाओ ज्यू पर गोलियां बरसाने लगे। गोलियां बारिश की तरह उसके पास से गुजर रही थीं, लेकिन वह बचने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। सामने से आती गोलियों के बीच वह आराम से आगे बढ़ता रहा, अकेला ही हजारों सैनिकों जैसा दबदबा दिखा रहा था। लाओ शे डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। एक तरफ ड्राइवर को गाड़ी भगाने के लिए चिल्ला रहा था, दूसरी तरफ फोन मिलाकर बोला, भाई लेई जी, तुम लोग कब पहुंचोगे? उधर से भारी आवाज आई, क्या हुआ? रात तक बिंगफू पहुंच जाऊंगा। लाओ शे लगभग रोते हुए बोला, क्या जल्दी नहीं आ सकते? मुझे घेर लिया गया है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने गोलियों की आवाज सुनकर भी शांत स्वर में कहा, अगर तुम मर गए तो एडवांस वापस नहीं मिलेगा। चाहो तो अभी बाकी पैसे भी भेज दो, ताकि अगर तुम मर भी गए तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। यह सुनकर लाओ शे गुस्से में गालियां देता हुआ फोन काट गया। तभी लाओ ज्यू ने 2 उंगलियां मुंह में डालकर जोर से सीटी बजाई, भाइयों बाहर आओ और लाओ शे को नमस्ते करो।
अगले ही पल पहली मंजिल के कई कमरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। दर्जनों युवा लड़के बाहर निकल आए और सीढ़ियों पर खड़े होकर सीधे लाओ शे और उसके आदमियों पर गोलियां चलाने लगे। अभी तक जो लोग जवाबी फायर कर रहे थे उनमें से आधे तो पहली भिड़ंत में ही ढेर हो गए। बाकी लोग जान बचाने के लिए लाओ शे के पीछे पीछे भाग खड़े हुए। अच्छी बात यह रही कि आखिरी पल में लाओ शे की गाड़ी स्टार्ट हो गई और गोलियों की बारिश चीरते हुए मुख्य सड़क की तरफ भाग निकली। लाओ जू गाली देते हुए बोला, धत्त, अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो आज लाओ शे को यहीं छोड़ देता। इतना कहकर उसने सीधे लाओ शे को फोन लगाया। हेलो बॉस, इतनी जल्दी भाग क्यों गए? उधर मौत के मुंह से बचकर निकला। लाओ शे फोन पर चिल्लाया, रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वह जानता था कि लाओ जू पागल आदमी है। लाओ जू ने हंसते हुए कहा, मेरी गोलियों का खर्चा भर देना, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर भेज रहा हूं। 5 लाख नहीं, सिर्फ 50,000 भेज देना। लाओ जू सच में कंगाल हो चुका था। इन बंदूकों ने उसकी और शाओ बायहू की सारी बचत खत्म कर दी थी। लाओ शे को लगा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। तू मुझ पर हमला करता है और ऊपर से मुझसे ही गोलियों के पैसे मांग रहा है। लाओ जू ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे कमरे में अभी भी 20-30 लोग बंद हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं हाई गो को कहूंगा कि उन सबको ले जाए। काले क्लिनिक में बंद वे 20-30 लोग लाओ शे की पुरानी टीम के लोग थे। अगर वह पैसे नहीं देता तो आगे अपने भाइयों को कैसे संभालता? आखिर उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, इंतजार कर। लाओ जू ने फिर जल्दी मचाई, जल्दी कर, वूगे की दुकान रात में बंद रहती है। वूगे इलाके का मशहूर हथियार व्यापारी था। अब लाओ शे से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। लेकिन काफी देर बाद उसे टूटा हुआ फोन फिर उठाना पड़ा और पैसे ट्रांसफर करने का इंतजाम करना पड़ा। उसे सच में डर था कि लाओ जू कहीं उन सबको उड़ा न दे। यह शहर के अंदर था और भले ही दुनिया खत्म हो चुकी हो, लेकिन अगर बहुत लोग मर गए तो उसका संरक्षण करने वाले लोग भी उसे नहीं बचा पाएंगे। पूरी लड़ाई सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो गई। लाओ जू धूल मिट्टी से लथपथ काले क्लिनिक में वापस लौटा। रेड 3 स्ट्रीट में सालों से घूमने वाले गुंडे उसे देखते ही अनजाने में पीछे हट गए। भले ही लाओ जू की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन रेड 3 स्ट्रीट में उसका नाम ही काफी था। रेनगे ने जैसे ही लाओ जू को वापस आते देखा, उसे समझ आ गया कि लाओ शे भाग चुका है। लाओ जू सिगरेट मुंह में दबाकर सोफे पर धड़ाम से बैठ गया और बोला, रेनगे, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। फिर उसने कमरे में मौजूद गुंडों की तरफ उंगली दिखाकर कहा, सब भाई हैं, खड़े क्यों हो? सब के सब घुटनों पर बैठ जाओ। 10 मिनट बाद लाओ शे ने पैसे लाओ जू के खाते में भेज दिए। पैसे मिलते ही लाओ जू ने मुस्कुराकर उन गुंडों से कहा, भले ही लाओ शे ने मेरे और शाओ बायहू के साथ बेईमानी की हो, लेकिन इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। हाय गो, बंदूकें यहीं छोड़ दो और भाइयों को बाहर तक छोड़ आओ। जो लोग अभी तक डर रहे थे कि लाओ जू सबका सफाया कर देगा, उन्होंने राहत की सांस ली और बिना कुछ कहे अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। हाईगो भी अपना पहले वाला घमंडी रवैया छोड़कर मुस्कुराते हुए दरवाजे तक गया और बोला, भाइयों माफ करना, बाद में साथ बैठकर शराब पिएंगे। सबके जाने के बाद रेनगे और लाओ जू अकेले बैठे। दोनों पुराने परिचित थे।